नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4। इसमें हमें क्या पढ़ना है? सिलाई मशीन तथा उसकी रचना। इसके पहले की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। उसके बाद है सिलाई मशीन तथा रचना। सिलाई मशीन क्या होती है और इसका सिलाई क्षेत्र में क्या महत्व होता है और उसकी स्ट्रक्चर जो रचना होती है वो कैसे होती है। तो सिलाई मशीन सिलाई का महत्वपूर्ण उपकरण होता है, क्योंकि सिलाई मशीन के बिना हम सिलाई कर ही नहीं सकते हैं। इसका जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले फ्रांस में 1830 में हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे कई प्रकार के सुधार किए गए। आजकल बाज़ार में कई प्रकार की मशीनें आ गई, जैसे हाथ से चलने वाली, पैर से चलने वाली, बिजली से चलने वाली, जो चाहे जिस भी आकार की हम जिस भी बनावट की लेना चाहें तो हम मशीन ले सकते हैं, चाहे हाथ वाली, चाहे पैर वाली, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाली। तो इस तरीके से कई प्रकार के होते हैं। तो मशीन में निम्नलिखित पुर्जे भी लगे होते हैं। जैसे सबसे पहले नीडल प्लेट, क्योंकि जितने भी पुर्जे लगे होते हैं हर एक पुर्जे का अपना अलग महत्व होता है। यह प्लेट स्टील की बनी चमकीली होती है जो सुई तथा प्रेशर फुट के नीचे लगी होती है। इस प्लेट में एक छिद्र होता है जिसमें सुई के निचले धागे से फंदा बनाने के लिए प्रवेश किया जाता हो। आप देखे होंगे जहाँ से सुई ऊपर नीचे होती है उसमें एक स्टील का एक प्लेट लगा होता है, उसे नीडल प्लेट कहा जाता है। अगला है स्लाइड प्लेट। स्टील की यह चमकीली प्लेट नीडल प्लेट के बाईं ओर लगी होती है। यह धागा भरते समय बॉबिन को निकालने के लिए इसे बाईं ओर खिसका दिया जाता है। अगला है प्रेशर फुट या लिफ्टर। यह प्रेशर फुट में लगा हुआ एक लीवर है जिसकी सहायता से प्रेशर फुट को उठाया गिराया जाता है। आप पीछे देखते होंगे एक स्टील का लगा होता है, उसको उठाते हैं तो सुई वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है, नीचे रखते हैं तो नीचे आ जाता है। उसके बाद है थ्रेड टेंशन डिवाइस। यह पुर्जा फेस प्लेट पर लगा होता है। इसका कार्य सिलाई के टाँकों की क्वालिटी को ठीक करना। अगर हम चाहें तो टाँके की बखिया को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये हमारे दाहिने तरफ जहाँ पे उसका चक्कर लगा होता है उसी के पास ये लगा होता है। ये ढक्कन की आकृति के दो चक्र पीछे की ओर आपस में जुड़े रहते हैं जिसके बीच में से ये धागा गुजरता है। खैर, जो भी सिलाई अगर करते होंगे तो उनको इस सब यंत्र के बारे में पहले से ही पता होगा। उसके बाद अगला है टेप अप लीवर। यह एक लीवर होता है जो मशीन में आर्म में लगा रहता है और फ्रेश प्लेट के पास बाहर की ओर निकला रहता है। मशीन चलाने पर यह तेज़ी से ऊपर नीचे चलता रहता है। उसके बाद है प्रेशर वार रेगुलेटिंग स्क्रू। कपड़े की मोटाई के अनुसार भिन्न दबाव की आवश्यकता होती है। इस प्रकार को कम या अधिक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है थ्रेड गाइड। यह स्प्रिंग के तार का बना हुआ एक छिद्र होता है जिसमें से होकर सुई धागा में जाता है। उसके बाद है स्पूल पिन। मशीन के ऊपर की ओर कील नुमा पिन लगी होती है जिस धागे की रील में इसे लगाते हैं। उसके बाद है बॉबिन बाइंडर। इसकी सहायता से बॉबिन पर धागा लपेटा जाता है। उसके बाद है निडल बार। यह एक विशेष प्रकार की स्टील का बना होता है। इसके निचले सिरे पर क्लैंप की मदद से सुई फिट किया जाता है। उसके बाद है प्रेशर फुट। यह पैर की एड़ी की आकृति का एक पुर्जा होता है जो निडल बार में लगा होता है। स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू। अलग अलग वस्त्रों पर अलग अलग प्रकार के टाँकों की सिलाई की जाती है, किसी पर मोटे और किसी पे बारीक। तो टाँकों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग स्क्रू की आवश्यकता होती है। उसके बाद है फीड डॉग। फीड डॉग क्या करता है? यह नीडल प्लेट के नीचे लगा रहता है। यह कपड़े को आगे खिसकाने का कार्य करता है, क्योंकि जब तक आगे कपड़े खिसकेंगे नहीं तब तक एक ही जगह पे सिलाई होती रहेगी। तो ये अलग अलग पुर्जों के अलग अलग कार्य होते हैं। उसके बाद है प्रेशर बार। प्रेशर बार यह बार बार सुई के साथ चलता रहता है जो मशीन के ऊपरी भाग में लगा रहता है। उसके बाद सुई की महत्व तो आप जानते ही हैं। सुई की सहायता से ही कपड़े में सिलाई का कार्य किया जाता है। आइलेट यह छिद्र युक्त रहता है जिसमें धागा ऊपर का धागा डाला जाता है। आप देखते होंगे ऐसे नुकीला निकला रहता है, गोला गोला होता है, उसमें छिद्र होता है, उसी में हम धागा डालते हैं। उसके बाद है बॉबिन बाइंडर टेंशन एंगल। इसकी सहायता से बॉबिन में धागा समान रूप से भरा जाता है और इसके बीच से होकर बॉबिन में जाता है। हैंडल ड्राइवर हाथ से चलाने वाली मशीन में ये लगा होता है और हाथ की मशीन को इसी से चलाया जाता है। जो हाथ से हम जो हाथ का ऐसे हत्था लगा होता है उसको घुमा के चलाते हैं, उसको हैंडल ड्राइवर कहा जाता है। उसके बाद है शटल। यह मशीन के निचले हिस्से में लगी होती है। इसका कार्य बॉबिन केस को घुमाना होता है। उसके बाद है बॉबिन केस।
ये इसका कार्य बॉबिन को रखना होता है तथा नीचे के धागे तनाव को नियंत्रित करता है। जो बॉबिन केस होता है उसी में हम धागा भरे वाले बॉबिन को डालते हैं। उसके बाद है बॉबिन। सिलाई कार्य करने के लिए नीचे धागा भरने के लिए एक बॉबिन की आवश्यकता होती है, जिसमें धागा भर करके हम नीचे बॉबिन केस में लगा करके सेट कर देते हैं। अब हम देखेंगे मशीन का उपयोग का ढंग। जो मशीन हम प्रयोग करते हैं उसके कुछ तरीके भी होते हैं, जैसे पायदान वाली मशीन को चलाने का तरीका। पायदान वाली जो मशीन होती है उसमें हमारे हाथ खाली होते हैं, क्योंकि हाथ से मशीन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। पायदान वाली मशीन को चलाने के लिए सबसे पहले बैलेंस व्हील के पहियों को बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से स्टॉप स्क्रू को अपनी ओर घुमाकर ढीला किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप मशीन चलाते हैं। मशीन को चलाने का तरीका भी पता होगा, तो इसमें कुछ बताया गया है कि किस तरीके से मशीन को हम चलाएंगे तो वो मशीन जल्दी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद अगला है हाथ की मशीन को चलाने का तरीका। जो हाथ का मशीन होता है उसमें हमारा एक हाथ ऑलरेडी बिजी होता है, क्योंकि उसी के हत्थे को हम घुमाएंगे तभी मशीन आगे बढ़ेगी। हाथ की मशीन चलाने के लिए सबसे पहले बैलेंस व्हील को कस कर कपड़े पर एक छोटा टुकड़ा प्रेशर फुट के नीचे रखना चाहिए। उसके बाद लिफ्टर के माध्यम से उसे नीचे आने देना चाहिए। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद सुई लगाना, क्योंकि सुई हम सही से नहीं लगाएंगे तो सुई टूट जाएगी। मशीन में सुई लगाने के लिए सुई लगनी वाली छड़ को ऊपर उठाया जाता है जिसमें सुई लगी होती है, तथा थंब स्क्रू को ढीला करना पड़ता है। सुई लगाने के लिए सुई को बाएं हाथ में पकड़ना चाहिए और चपटा वाला हिस्सा दाहिनी ओर होना चाहिए। तो इस तरीके से सुई लगती है। सुई में धागा डालना। सुई को बैलेंस हील को घुमाकर ऊपर कर लिया जाता है, क्योंकि जब तक ऊपर नहीं करेंगे तो उसका जो छिद्र है वो हमें दिखेगा ही नहीं। इसके बाद स्पूल पिन में धागे की रील लगाते हैं और आगे की तरफ खिसकाते हैं। उसके बाद नीचे की ओर पीछे टेंशन डिस्कस के मध्य में आए और उसके बाद ही पीछे पीछे करके थ्रेड गार्डर की सहायता से ऊपर उठा करके उसमें धागे को हम डाल देते हैं। उसके बाद अगला है बॉबिन केस सहित बॉबिन को निकालना। जिसमें बॉबिन केस लगी रहती है उसको कैसे निकाला जाता है। सिलाई करने से पूर्व बॉबिन केस सहित बॉबिन को मशीन से निकालने के लिए बैलेंस व्हील को अपनी तरफ घुमाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम घुमाएंगे नहीं तब तक सुई ऊपर उठेगी नहीं, तब तक हम उसको निकाल नहीं सकते। बॉबिन में धागा भरना, इसके दो तरीके होते हैं। एक हम हाथ से भी धागा भर सकते हैं लेकिन वो सही से नहीं भरता। दूसरा हम मशीन की सहायता से भी इसको धागा भर सकते हैं। उसके बाद है बॉबिन केस में धागा डालना। बॉबिन केस में धागा डालने के लिए सबसे पहले बॉबिन केस को दाहिनी ओर हाथ से अंगूठे तथा पहली उंगली के मध्य कपड़े जो होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद धागा बाईं ओर से दाहिनी ओर होना चाहिए। जैसे जिस तरीके से आप बॉबिन में धागा डालते होंगे, सबसे पहले आप उसको धागे को उसमें सेट करते हैं बॉबिन को। उसके बाद एक धागा छोटा सा निकाल के ऐसे ला करके घुमा के हम उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद बॉबिन केस को बिठाना, उसको हमें बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए। उसके बाद सुई को ऊपर उठा करके वहाँ पे ले जा करके हमें सेट कर देना चाहिए। इतना तो आपको वैसे भी आता है। उसके बाद सिलाई आरंभ करना। तो सिलाई आरंभ करना, जब इतना प्रोसेस आपने कर लिया है तो जो भी चीज़ आपको सिलना हो, ब्लाउज हो गया, पेटीकोट हो गया या सूट हो गया, सलवार हो गया, कोई भी चीज़ आपको सिलना होगा तो सिलना तो आपको आता ही होगा। जिस तरीके से सिला जाता है तो उसके तरीक़ों को हम देखेंगे। सिलाई करने से पूर्व मशीन में लगे बॉबिन को धागे को ऊपर उठाना पड़ता है। इसके लिए धागे के किनारे को बाएं हाथ से पकड़कर बैलेंस व्हील को घुमाया जाता है, जिससे सुई नीचे आ जाती है। उसके बाद थ्रेड प्लेट से ऊपर धागा खींच लिया जाता है। उसके बाद सिलाई का कार्य शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद अगला है सिलाई समाप्त करना। तो इसमें क्या होता है, जब सिलाई समाप्त हो जाए तब प्रेशर फुट को ऊपर कर देना चाहिए तथा वस्त्र को पीछे की ओर खींचना चाहिए तथा कैंची की मदद से धागा काट देना चाहिए। उसके बाद सिलाई के लिए सुई एवं धागे का चयन। जो सिलाई के लिए सुई, अलग अलग वस्त्रों के लिए अलग अलग प्रकार की सुई प्रयोग की जाती है और धागा भी आप जानते हैं जिस कलर का वस्त्र होता है उसी कलर के धागे भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सिलाई कार्य करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र के अनुकूल ही सुई तथा धागे का चुनाव करें। जैसे मोटे कपड़े के लिए मोटी सुई तथा बारीक और कोमल कपड़े के लिए बारीक सुई का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम देखेंगे कुछ सुइयों के प्रकार को बताया गया है। जैसे मोटे कपड़े, थैलियों और कैनवास सिलते समय
40 से 50 लिनन या मोटा कता धागा होना चाहिए। तो उसके लिए 19 से 21 नंबर की सुई का प्रयोग करें। जैसे पैंट हो गया, जीन्स, भारी ऊनी वस्त्र तथा बच्चों के कपड़ों के लिए 20 से 25 कॉटन तथा 60 से 80 लिनन का आकार धागा प्रयोग होना चाहिए और उसके लिए 18 से 19 नंबर की सुई का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरीके की सुई की जो पॉइंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जितना ज़्यादा मोटा वस्त्र होगा उतना ज़्यादा उसका नंबर बढ़ेगा। जैसे बहुत ज़्यादा मोटा वस्त्र है तो 19 से 21 नंबर की, और जैसे जैसे उसकी मोटाई कम होती जाती है वैसे वैसे नंबर भी कम होता चला जाता है। उसके बाद देखते हैं सिलाई का समायोजन। ये क्या होता है? सिलाई की जांच करना। सिलाई कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके टाँकों की जांच जरूर कर लेना चाहिए और कि वे ठीक से आ रहे हैं या नहीं। जब भी हम सिलाई करने जा रहे हैं तो उसके टाँकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो सही से टाँके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि टाँके ना आ रहे हों तो सिलाई का करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सही से सिलाई होगी ही नहीं। तो कारण का पता करके उसको टाँके को सही कर लेना चाहिए, तभी हमें सिलाई करना चाहिए। अगला है टेंशन का नियमन। जो सिलाई का नियमन, जैसे सिलाई के टाँके ठीक प्रकार से आए, इसके लिए यह आवश्यक है कि ऊपर तथा नीचे के टाँकों का समान टेंशन हो। सामान्यतः सिलाई के लिए संतुलित टेंशन का होना आवश्यक होता है। सुई के धागों को टेंशन अधिक होने पर वस्त्र की ऊपरी सतह पर धागा खींचने लगता है, और यदि नीचे बाबिन के धागे का टेंशन अधिक है तो नीचे का धागा खींचने लगता है। इस तरीके से जब तक दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा, जब तक दोनों अच्छे से कंपैक्ट नहीं होंगे, तब तक वो अच्छे से सिलाई नहीं हो पाती है। अगला है सिलाई मशीन की देखभाल तथा रखरखाव। जिस मशीन से हम सिलाई कर रहे हैं उसकी अगर देखभाल रखरखाव हम नहीं करेंगे तो वह लंबे समय तक नहीं चल पाएगी तथा हम सिलाई भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो मशीन की उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए मशीन की उचित देखभाल करना चाहिए और समय समय पर तेल और सफाई जरूर करना चाहिए। मशीन की सफाई, जैसे मशीन की सफाई के लिए सदैव उचित प्रकार के कार्य करें और उसके लिए उपयोग करने से पूर्व धूल, मिट्टी और जो रेशों से मुक्त होता है इसको सबको पहले साफ़ कर लें। धूल मिट्टी को साफ़ करके अगर हम मशीन को सही से रखेंगे तो वह लंबे समय तक चलेगी तथा सिलाई का कार्य भी सही से हो पाएगा। अगला है मशीन में तेल देना। अगर हम मशीन में तेल नहीं देंगे तो वो मशीन सही से चलेगी नहीं। जैसे जैसे तेल कम होता जाता है वैसे ही मशीन धीरे धीरे गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। इसलिए उसको समय समय पर तेल ज़रूर देना चाहिए, और तेल देने से जो उसके पुर्जे होते हैं वो सही से चलते रहते हैं और हल्के चलते रहते हैं। जैसे ही कमी होती है वैसे भारी चलने लगते हैं, क्योंकि वो पुर्जे आपस में रगड़ने लगते हैं और आवाज़ बहुत ज़्यादा निकालने लगते हैं। तेल को डालने का भी कुछ नियम होता है। जैसे तेल डालते समय बैलेंस व्हील को सामने और पीछे की तरफ घुमाते रहना चाहिए, जिससे तेल सब जगह पे फैल जाए। अगर हम घुमा घुमा के तेल डालेंगे तो जो तेल है वो अंदर तक पहुंच जाएगा। मशीन के सभी पुर्जों में भी तेल डालना चाहिए। तेल डालने के पश्चात कुछ समय बाद उसको खाली छोड़ देना चाहिए। उसके बाद है कभी यदि मशीन के पुर्जों में जंग लग जाए तो उस पुर्जे को मिट्टी के तेल से साफ़ कर देना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। उसके बाद अगला है मशीन को सूखे तथा नमी रहित स्थान पर रखना। मशीन को सूखी जगह रखना चाहिए, नहीं तो उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि मशीन लोहे की बनी होती है। उसके बाद है मशीन को ढक कर रखना। हमेशा ढक कर रखना चाहिए, नहीं तो उसमें धूल मिट्टी पड़ती रहती है और वही धूल मिट्टी उसके जाकर के अंदर जमती रहती है, तो मशीन सही से नहीं चलती है। और बच्चों से बचाव करना चाहिए, क्योंकि अगर मशीन में सुई लगी हुई है, उसमें धागा भी लगा है, अगर मजाक में बच्चे ने हल्का सा भी चला दिया तो धागा क्या होता है, आपस में फंस जाता है। स्टॉप मोशन स्क्रू ढीला कर देना। जो उसका स्क्रू होता है स्टॉप मोशन वाला, उसको ढीला कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर कोई बच्चा चला भी देता है तो वो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। उसके बाद मशीन खोलना। समय समय पर मशीन खोल करके उसके अंदर की गंदगी को साफ़ करना चाहिए और उस पर तेल डालना चाहिए। उसके बाद है मशीन के सामान्य दोष और उन्हें दूर करने के जो उपाय होते हैं। जो मशीन में सामान्यतः कमी आ जाती है, दोष आ जाता है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले सुई टूटना। जो नए लोग होते हैं, नए सीखने वाले होते हैं, उनके लिए ये आम समस्या होती है, क्योंकि उनको सही से मशीन चलाना नहीं आता, तो सुई उनसे बहुत ज़्यादा टूटती है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? सुई के उल्टे बिठाने पर सुई सही से नहीं बैठी है तो वो टूट जाएगी। गांठ वाले स्थान पर आने से तुरंत, सुई उठाते समय नीडल बार पर पेच ढीला या पेच ठीक से ना कसा गया हो, तब सुई का नंबर कपड़े के उपयुक्त ना हो। तो इस तरीके से कई कारण हो सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं।
उसके बाद दूसरा कारण है सुई का धागा बार बार टूटना। जो सुई का धागा होता है वो बार बार क्यों टूट जाता है, उसके कारण होते हैं जैसे सुई को उल्टा बिठाना, सुई मुड़ी हुई हो, धागा बहुत बारीक हो और रील के पिन पर धागे में लपेट आ जाना, धागे में गांठ होना। इस तरीके से कई कारण हो सकते हैं। अगला है धागे नीचे का धागा टूटने का कारण। जो नीचे का धागा होता है वो क्यों टूटता है, जैसे शटल खराब हो गया हो जिसमें हम धागा भर के रखते हैं, बॉबिन का धागा ठीक से ना भरा गया हो, बॉबिन का शटल कसा हो और बॉबिन आवश्यकता से अधिक भरा गया हो, इसलिए ये वो धागा टूटने लगता है। उसके बाद अगला है सिलाई के समय कपड़ा आगे ना खिसकाना। ये क्या कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेशर फुट ठीक से ना हो लगा हो, नीडल प्लेट स्वच्छ ना हो, धागे का तनाव कम या ज़्यादा हो तथा सुई ठीक से ना लगी हो। अगला है बखिया ठीक ना होना। जो बखिया होती है वो ठीक से ना होना, जैसे सुई के अनुरूप धागा ना होना, ऊपर और नीचे धागे की असमानता, शटल में कचरा आ जाना, सुई ठीक से ना लगना, तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं। अगला है धागे में गुच्छे पड़ना। जो धागे फंस जाते हैं तो उसमें ढेर सारे गुच्छे पड़ जाते हैं, तो इससे सुई भी टूटने का डर लगा रहता है। तो सुई में धागा पिरोने का क्रम ठीक ना होना, ग्रेड टेकअप स्प्रिंग की खराबी होना और सुई ठीक से ना लगना, तो इसके भी कई कारण हैं। उसके बाद बखिया का जगह छोड़ना। जो बखिया होती है उसका अपना जगह छोड़ देना क्या हो गया, जैसे सुई का मुड़ जाना या टेढ़ी हो जाना, सुई का ठीक से ना लगना, सुई चौड़ी होना, सुई के अनुरूप धागा ना होना। उसके बाद अगला है सिलाई प्रारंभ करते समय धागा उलझने के कारण। जब हम सिलाई को प्रारंभ कर देते हैं तो उसमें धागा क्यों फंस जाता है, क्यों उलझ जाता है, मशीन की सफाई ना होने पर, बॉबिन में धागा अधिक भरा होने पर और मशीन में तेल ना होने पर, नीचे का धागा ऊपर की ओर निकालने से। तो इस तरीके से कई कारण है। अगला है मशीन का आवाज़ करना तथा भारी चलना। तो सबसे पहले तेल की कमी होगी, मशीन में नियमित रूप से तेल दिया जाना चाहिए, इससे यह समस्या दूर हो जाएगी। और भी कई कारण हैं, जैसे तेल डालने के पश्चात मशीन का काफ़ी देर तक संभाल कर प्रयोग करना चाहिए। इसमें आगे है मशीन की काफ़ी समय से सफाई ना की गई हो, बेल्ट अधिक कसी हो, सस्ते किस्म के तेल का प्रयोग हो तथा स्टॉप मोशन स्क्रू का ठीक से प्रयोग ना किया गया हो। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो कारण होते हैं, इसी वजह से मशीन चलाने में कठिनाइयाँ होती है। आगे हम देखते हैं सिलाई मशीन के अटैचमेंट। ये क्या होता है, पुरानी परंपराओं तथा धीमी गति के श्रम साध्य कार्य करना बहुत पुरानी बात हो गई। आजकल अधिकांश सिलाई मशीनों में इस प्रकार के उपयोग और रुचिकर अटैचमेंट उपलब्ध हो गए हैं, जिनके उपयोग से न केवल सिलाई की गति में वृद्धि हुई है बल्कि सिलाई कार्य भी अत्यधिक सुविधाजनक हो गया है। तो हम अटैचमेंट के बारे में देखते हैं। सिलाई मशीन के प्रमुख अटैचमेंट इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला है बटन होल अटैचमेंट। इस अटैचमेंट के द्वारा दरार अथवा चाबी की भांति कई आकारों में बटन होल बनाया जा सकता है। तो जैसे कई अलग अलग आकार के हम बटन होल बना सकते हैं। उसके बाद है अन्य अटैचमेंट। इसमें क्या है, इसमें बटन होल अटैचमेंट बाइंड, स्टिचर, जिग जैग और रफलर प्रमुख है। जिग जैग कई प्रकार के कार्यों के लिए उपयोगी होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग होता है। रफलर का जो उपयोग होता है फैंसी वस्त्रों में प्लेट या चुन्नट डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है रफलर। इसको फ्रिलर भी कहा जाता है। इसके द्वारा झालरें बनाई जाती है, जो तरह तरह की झालरें हम देखते हैं। प्लेट तथा चुन्नटों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह 3 कार्य करता है, सीरिंग, गैदरिंग तथा फ्लीट्स। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के अटैचमेंट आ गए हैं जिनका कार्य अलग अलग है तथा ये सिलाई कार्य को बहुत सुविधापूर्ण बना दिया है। उसके बाद है नीडल ब्रेडर। यह यंत्र धागा डालने में सहायता करता है। उसके बाद है जिग जैग। इस यंत्र की बनावट रफलर के समान होती है। सलवार की मोहरियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग की सलवार में मोहरियाँ बनी होती हैं। बाइंडर फुट। इसका उपयोग तिरछी पट्टियों को बारीक रूप से मोड़ने के लिए किया जाता है। जिपर फुट। इसका उपयोग किसी वस्त्र को बनाते समय डोरी अथवा पाइपिंग के लिए किया जाता है। जो डोरियाँ पतली पतली बनाई जाती है, इसका प्रयोग करके बनाया जाता है। उसके बाद अगला है हेमर। हेमर का मतलब होता है तुरपाई करना। हेमा शब्द से हेम बना है, जिसका अर्थ होता है तुरपाई करना। अतः जिस पुर्जे से उलेहड़ी की जाए उसे हेमर कहा जाता है। जिस यंत्र से तुरपाई की जाए। यह एक पैर की भांति का पुर्जा है, जिसका एक भाग एक ओर मुड़ा रहता है और एक तार लगा रहता है। उसी तार की सहायता से ये दुपट्टा हो गया या कमीज हो गया, जो हमारे अलग अलग प्रकार के वस्त्र होती हैं, उसमें ये तुरपाई करने का कार्य करता है। उसके बाद एडजस्टमेंट हेमर। इस पुर्जे के द्वारा चौड़ा कपड़ा मोड़ा जाता है। इसके द्वारा 2 इंच का कपड़ा मोड़ा जा सकता है।
तो 2 इंच तक कपड़ा मोड़ा जा सकता है, या तकिए के चारों ओर मोड़ने के लिए, पायजामा की मोड़ी तथा नेफा आदि को मोड़ने के लिए काम आता है। उसके बाद है कार्ड हेमर। जिस प्रकार कॉर्डिंग मशीन होती है उसी प्रकार यह एक पुर्जा होता है। इस पुर्जे के द्वारा डोरी लगाई जाती है, जो डोरियां लगी रहती हैं। यह डोरी कुशन तथा सोफा सेट के चारों ओर लगाई जाती है। इस पुर्जा की विशेषता यह होती है कि डोरी पूर्ण रूपेण समायोजित होकर लग जाती है और इसका पैर भी बना होता है। तो इस तरीके से अलग अलग पुर्जे के अलग अलग कार्य होते हैं। उसके बाद अगला है क्लॉथ गाइड। क्लॉथ गाइड सिलाई सीखने वालों के लिए होता है, जो सिलाई सीखना शुरू में प्रारंभ किए होते हैं। इसके द्वारा 2 सिलाइयों के फासले का पता चलता है। फासला कम अथवा अधिक करने के लिए एक प्लेट होती है, उसे सेट करना बहुत आवश्यक होता है। यह कपड़े के ऊपर सिलाई करने के लिए गाइड करता है। तो ये फ्रेशर लोगों के लिए होती है, जो सिलाई सीखना चाहते हैं या सीख रहे होते हैं। उसके बाद अगला है क्विल्टर। जो क्विल्टर होता है यह डिजाइन बनाने वाला पुर्जा होता है। जिस यंत्र से क्विल्टरिंग की जाती है उसे क्विल्टर कहते हैं। कोई भी कपड़ा जिसमें रुई डाला गया हो, उसमें डिजाइन बनाना हो तो वो क्विल्टर का उपयोग किया जाता है। क्विल्टर भी एक पैर का होता है। उसके साथ ही रॉड जैसी पत्तरी होती है, जिससे सिलाई की दूरी नापी जाती है और उससे डिजाइन बनाया जाता है। उसके बाद अगला है पाइपर। पाइपर उसे कहते हैं जिसके द्वारा पाइपिंग लगाई जाती है। जो पाइपिंग हम ब्लाउज वगैरह में लगाते हैं उसे बाइंडिंग भी कहा जाता है, बाइंडर भी कहा जाता है। इन दोनों का समान अर्थ होता है। पाइपर के द्वारा गोल और सभी प्रकार के किनारों की पाइपिंग लगाई जाती है। पाइपर के आगे 2 मुंह बने होते हैं। यह एक बार में 2 ही बखिए लगा देता है, जिससे एक ही बार में पाइपिंग लग जाती है। उसके बाद अगला है टकर। टकर शब्द टक्स से बना है। इस यंत्र की मदद से टक्स आदि वस्त्र पर लगाए जाते हैं। टकर प्रेशर फुट के स्थान पर ही बार के टक्स के ऊपर सेट किया जाता है। इसको लगाते समय ध्यान रखा जाता है कि सुई ऊपर की ओर रहे, अन्यथा सेट करने में सुई मुड़ जाती है। तो इसका कार्य इस तरीके से होता है। उसके बाद अगला और लास्ट भाग है सिंगर क्राफ्ट। सिंगर क्राफ्ट की संरचना एक छोटे फुटरूल के समान होती है। इस फुटरूल का विशेष क्राफ्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र ऊन के समान या साथ झालर बनाने के प्रयोग के लिए कार्य किया जाता है। झालर बनाने हेतु ऊन को इसके चारों तरफ लपेट लेना चाहिए। उसके बाद साधारण सिलाई की तरह प्रेशर फुट के नीचे रखकर चिरे हुए हिस्से में बीच में से सिलाई करना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक और भाग है कढ़ाई की प्लेट। यह कढ़ाई करने वाली प्लेट होती है। इस प्लेट का प्रयोग सफाई के साथ कढ़ाई के लिए भी किया जाता है। यह नीडल प्लेट के ऊपर सेट की जाती है। तो इस तरीके से अटैचमेंट में देखा आपने, जितनी भी सजावट वाली चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग करके वस्त्र को एक आकर्षक बनाया जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।